सैफ पर हमले के आरोपी की तलाश तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की 20 से ज्यादा टीम जांच में जुटी हुई है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। इस जांच में प्रभा देवी इलाके में आरोपी की लोकेशन मिली है। सैफ अली खान पर हुए हमले में डीसीपी क्राइम ब्रांच का बयान आया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी ने ये भी बताया कि आरोपी कहां से सैफ के घर में घुसा और कहां से फरार हुआ। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। वहीं पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले में अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस की 20 टीम जांच में जुट गई है। टीमों को अलग अलग टास्क मिला है। हमलावर की पहचान मोबाइल से हुई है। मुखबिरों के नेटवर्क की मदद ली जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। आरोपी की लोकेशन प्रभा देवी इलाके में मिली है। हालांकि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर हमला करने वाले के निशाने पर कौन था? क्या घर में घुसने वाले के निशाने पर कोई और था? 12वें फ्लोर तक कैसे पहुंचा हमलावर? मकसद क्या था? हमलावर के साथ घर का कोई मेंबर तो नहीं मिला था। बता दें कि सैफ अली खान इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हमले में उन्हें 6 चोटें आई थी। सबसे गहरी चोट गर्दन और रीढ़ की हड्डी में आई, जिसके बाद सर्जरी की गई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कल डिस्चार्ज किया जा सकता है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में अभी भी काफी सस्पेंस कायम है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल ये भी है कि वारदात के वक्त सैफ की पत्नी करीना कपूर कहां पर थी, क्योंकि अस्पताल के बाहर का उनका एक वीडियो वायरल है, जब वो सैफ के भर्ती किए जाने के बाद बहुत घबराई हुई हालत में दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस बारे में उनकी बहन करिश्मा कपूर के इंस्टाग्राम से एक जानकारी सामने आई है। एक पोस्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन करीना कपूर, रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी की थी। पोस्ट रात के 11 बजे किया गया था, यानी कि सैफ पर हमले से लगभग 3.5 घंटे पहले। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि जब हमला हुआ उस समय सैफ, करीना और दोनों बच्चे घर पर ही थे। सहायिका ने पुलिस को दिए बयान में भी बताया कि जब चोर ने उस पर हमला किया तो शोर सुनकर सैफ और करीना दोनों साथ में ही कमरे में आए थे। अब चोरी वाली थ्योरी पर भी शक हो रहा है। क्या चोरी के इरादे से घुसा कोई अपराधी चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है और नहीं मिलने पर एक चोर किसी पेशेवर हत्यारे की तरह हत्या की कोशिश भी कर सकता है? इसीलिए इस थ्योरी पर जानकर शक जता रहे हैं। और 2 पन्नों की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर कॉपी में सारी जानकारी दर्ज है। घर की सहायिका अलियामा का बयान दर्ज है। हमले से जुड़ी कई डिटेल्स भी इसमें सामने आई है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अगर एफआईआर की बात करें तो जो बड़ी बातें हैं इस एफआईआर में, इस पूरे हमले को लेकर, इस चोर की एंट्री को लेकर और जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसकी भूमिका को लेकर, क्या एफआईआर की बड़ी बातें हैं? क्या पुलिस को इस एफआईआर से बड़ी जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर उस एफआईआर कॉपी में जो हाउस हेल्प के जो बयान है उसी को अगर आप देखें तो उसमें उसने कहा कि जब उसका अल्टरकेशन सबसे पहली बार होता है हमलावर के साथ, तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसके जवाब में उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। चोरी की थ्योरी पर की जहाँ तक बात की जा रही है, चोर घर में अगर प्रवेश कर रहा है और इतने हाई सिक्योरिटी फ्लैट में, अपार्टमेंट में अगर वो प्रवेश कर रहा है तो उसे इस बात की क्या जानकारी थी कि कहाँ कैश रखा हुआ है? नहीं। तो एक थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या वो घर के किसी सदस्य को होस्टेज लेना चाहता था और उसके एवज में पैसे की डिमांड करता, क्योंकि उसके पास धारदार हथियार भी थे और वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। तो इस थ्योरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की सुई है इसी बात पर अभी फिलहाल टिकी हुई है कि कब हमलावर की गिरफ्तारी हो सकेगी। 30 घंटे लगभग होने को है घटना को और पुलिस को रिपोर्ट किए हुए 28 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और तमाम टीमें जो है वो लगी हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ अगर हम कहें इस पूरे घटनाक्रम में तो खाली है, क्योंकि जब तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया सकता है तब तक उसकी लास्ट लोकेशन की बात करें या फिर जो तमाम तरह के सर्विलांस का इस्तेमाल मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है तब तक वो नाकाफ़ी है।
और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सिर्फ चोरी के मनसे से कोई इतने हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में घुसता है तो प्रवेश उसकी जो एंट्री होती है उसी पर सबसे बड़े सवाल। तो इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या उसको इंटरनल हेल्प यानी कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले किसी शख्स बिल्कुल, ये कई सारे सवाल हैं। और जो एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, जो डोमेस्टिक हेल्प है उसकी जो उसके बयान जो दर्ज किए हैं उससे पुलिस को कई लीड मिले जरूर हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि हमलावर है कहां। और अब 3 ऐसी खबरें जिसमें बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए 90 सेकंड्स में ये रिपोर्ट। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक दुकान के अंदर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार ने बदमाश को पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दरअसल झालावाड़ में एक आभूषण के थोक व्यापारी के यहाँ अज्ञात बदमाश ने ग्राहक बनकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश ने दुकानदार से कीमती आभूषण खरीदने की बात कही। बाद में मौका मिलते ही वो आभूषण लेकर भागने लगे तो सर्राफा व्यापारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस छीना झपटी में बदमाश के कपड़े फट गए, लेकिन बाद में बदमाश किसी तरह दुकान से भाग निकलने में कामयाब रहा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं हरिद्वार के सेठकुल थाना इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करने से नाराज युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी ने 2 युवकों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक युवक के परिजनों ने थाने पहुंचकर युवक के लापता होने की जानकारी दी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का सारा जो डाटा एनालिसिस किया गया और मृतक के मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन वगैरह और मृतक के फ़ोन की जब CDR का एनालिसिस किया गया तो ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे। पुलिस के द्वारा सभी तथ्यों को जोड़ के इनके जो रिकवरी है वो प्रॉपर कर ली गई है और 3 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूध के पैसे मांगने के बाद लोगों ने दूध वाले की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और अब 2 ऐसी खबर जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, आप रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं, दोनों का रंग सफेद है। एक तरफ लहसुन है, दूसरी तरफ खोया है। दोनों को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सफेद जहर जैसा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में नकली खोया बरामद किया गया। चंदौली में मिठाई की दुकानों पर मिलावटी खोवे की सप्लाई की सूचना पर खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। छापा मारकर 3 गाड़ियों पर लदा पाउडर से बना लगभग 25 क्विंटल खोवा बरामद किया, जिसे तालाब में फेंककर नष्ट कर दिया गया। हालांकि नकली खोआ बनाने वाले दुकानदार मौके से फरार हो गए। वहीं भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 820 बोरी चीनी लहसुन कस्टम विभाग ने डिस्ट्रॉय किया। ये चीनी लहसुन भारत में 2014 से ही पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसे केमिकल से बनाया जाता है, लेकिन मुनाफे के चक्कर में इसे नेपाल के रास्ते भारत लाकर बेचने की तैयारी थी। ये करीब 820 बोरी जो है चाइनीज लहसुन है, जिसका डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्लांट क्वारंटीन और नौतनवा कस्टम और नौतनवा पुलिस भी मौजूद है। इंदौर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं निकलना शुरू हुआ तो ड्राइवर ने तुरंत कार खड़ी कर दी। देखते देखते कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि समय रहते कार में सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ देर के लिए सड़क पर हड़कंप मच गया। लोगों को डर था कि कहीं आग दूसरे वाहनों को भी अपनी चपेट में न ले ले। आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस घटना के मामले में जांच कर रही है। घटना इंदौर के एरोड्रोम थाना क्षेत्र की है। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। वहीं प्रशांत किशोर पर जेडीयू की तरफ से भी जोरदार हमला किया गया। प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर जेडीयू ने कड़ा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चेतावनी दी है कि ऐसी टिप्पणियों से बचे, नहीं तो राजनीति का सारा काला चिट्ठा खोला जाएगा। आप कैसे व्यक्ति हैं जो मीडिया के कैमरे के सामने अपने स्नान को भी कैद कराते हैं, लेकिन परंपरा के तहत आपने जनेऊ भी नहीं पहना, तो किस बात के लिए गंगा स्नान? जो आप बिहार के युवाओं के साथ आपने जो धोखाधड़ी की, गांधी के बताए रास्ते पर जो शराबबंदी के खिलाफ होगा
वह तो राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाला है। दरअसल जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने के बाद गंगा स्नान किया। साथ ही हवन करने के बाद नीतीश कुमार को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। मेरा नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बिहार की लड़ाई है। मैंने अभी कैमरे पर कहा कि मैं तो आपके जरिए मांग करता हूं कि एक मेडिकल बोर्ड नीतीश बाबू के स्वास्थ्य की जांच करे और उसको पब्लिक करे, खासकर उनके मानसिक हेल्थ की। बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन खत्म कर दिया है। वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार वो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वोट करेंगे जिन्हें मई 2024 में सीएए कानून के तहत भारतीय नागरिकता मिल गई है। देखिए पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। खाना बना रही हैं, देखिए पाकिस्तान से आई। आपका क्या नाम है? सीता। सीता, कब आए थे आप पाकिस्तान से? के बात है ना, 2013 में। 2013 में नागरिकता मिल गई, अब तो भारतीय हो गए आप? हाँ, अब तो भारतीय हो गए, नागरिकता हमको मिल गई। मिल गई, खुश हैं पूरी तरह? बहुत खुशी है। ये बताइए, आपको सीए के तहत नागरिकता मिली है, खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत। सबसे ज़्यादा हमको खुशी है, हमको नागरिकता मिल गई है। परिवार में आपके कौन कौन हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? मेरे परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। सभी को नागरिकता मिल गई है? सभी को नागरिकता मिल गई है। 2 बहनें, एक मैं हूँ, मम्मी पापा। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अब आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? खुशी है? ये बहुत खुशी है, और नसीब वाले होते हैं जिनको भारतीय नागरिकता मिलती है। नसीब वाले बिल्कुल। क्या नाम है आपका और उम्र कितनी है आपकी? नाम चंदर है, अभी मैं 19 साल का हूँ। महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसमें देश भर से साधु संत भी पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच साध्वी कहे जाने वाली हर्षा रिछारिया की भी जमकर चर्चा हो रही है। महाकुंभ के पहले दिन इस तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा किया गया। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में प्रवेश के दौरान साधु संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई, जिसके बाद कई संतों ने इस पर सवाल उठाए। लेकिन अब संतों का एक धड़ा हर्षा रिछारिया के साथ नजर आ रहा है। रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। विरोध करने वाले साधु संतों को संयम बरतना चाहिए। किसी को निशाना बनाना पूरी तरह से अनुचित है। देखिए, हमारे शंकराचार्य जी है, शंकराचार्य पद पे होके वो संतों का विरोध करते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और विरोध भी अपनों का कर रहे हैं। वो हमारी बच्ची उत्तराखंड की बेटी है, और आपका उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक मठ है, आप उसी का विरोध करें उचित नहीं है। वहीं हर्षा रिछारिया को लेकर आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और हमारे पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज ने उसकी भक्ति को देखा, उसके तप को देखा, उसकी तपस्या को देखा, और उसका संतों के प्रति समर्पण भाव को देखा, और समर्पण भाव को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, कि संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। बता दें कि हर्षा रिछारिया मॉडल रह चुकी हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि वो सब कुछ छोड़कर अध्यात्म से जुड़ चुकी हैं। हर्षा रिछारिया के परिवार वालों का भी ये कहना है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। कोई गलत ऐसा नहीं कि उसने गलत काम किया हो तो हम लोग बहुत रोने लगे, चीखने लगे। खुशी हुई थी मुझे तो देख के। तो महाकुंभ में संगम तट पर एक तरफ आध्यात्म का सैलाब नजर आ रहा है, वहीं भक्ति के साथ देशभक्ति की भी तस्वीरें नजर आई हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में साधु संतों के बड़े बड़े शिविर और पंडालों के बीच एक शिविर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शिविर की खास बात यह है कि शिविर को सुखोई फाइटर जेट का रूप दिया गया है। संत लोग समाज सेवा धर्म के लिए अड़े हैं, तो कम से कम देश के लिए भी वो खड़े हैं। देश की सेवा भी करना चाहते हैं वो, और देश की सेवा करने के लिए ये एक प्रेरणा स्वरूप बनाया गया है। इस फाइटर जेट को पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया है। संगम में आने वाले श्रद्धालु काफी संख्या में इसे देखने यहाँ पहुँच रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में ठीक उसी तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर को बनाया गया है, जैसे कि तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। इस मंदिर में रोज तिरुपति बालाजी महाराज की सवारी भी निकाली जाती है। महाकुंभ में तिरुपति बालाजी महाराज का दर्शन करके लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं।
वहीं महाकुंभ में उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में यूपी के सभी प्राचीन मंदिरों को दर्शाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ अब पाला बदलने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। शहबाज शरीफ के दिन लदने वाले हैं। इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज को किनारा किया जा सकता है। ऐसी बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चीफ गौहर अली खान ने माना है कि उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की है, जबकि पीटीआई के नेता लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे। और इसी मुलाकात के बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ अब पाला बदलने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो जेल से बाहर आने के बाद सेना के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ का उदाहरण देते हुए खुद को उनसे अलग बताया और साफ किया कि वो अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। इमरान खान ने ये भी कहा कि चाहे कोई भी दबाव डाला जाए, वो किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इमरान खान भी सौदे की बात करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देने को कहा है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन की भी बड़ी तैयारी की गई है। कश्मीर घाटी एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। श्रीनगर में दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो रात में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर के कई इलाकों में गुरुवार को फिर जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी से घाटी के ऊपरी इलाकों में फिर भारी बर्फबारी की संभावना है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। भारी बर्फबारी से एक तरफ जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो आज जो है मैं फर्स्ट टाइम लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ। आप सब देख रहे हैं, आप सब भी एंजॉय करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है, एकदम मजा ही आ गया है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। हालांकि बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। बीएसएफ की तरफ जहां लगातार बाड़ लगाए जा रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश भी बढ़ती जा रही है, जिसे लगातार नाकाम किया जा रहा है। अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें से 50% से अधिक हिस्सा बिना बाढ़ के है, जिससे ये अवैध सीमा पार गतिविधियों के लिए असुरक्षित है। वहीं बीएसएफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश किन्नरों को भारतीय सीमा क्षेत्र में जासूसी के लिए भेज रहा है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश से भारतीय सीमा क्षेत्र में किन्नरों की घुसपैठ की संख्या बढ़ी है, वहीं अगर बात बांग्लादेश की करें तो छात्र आंदोलन की वजह से ढाका की सड़कों पर खून बह रहा है। दरअसल वहां के 2 गुट चाहते हैं कि आदिवासी शब्द को कक्षा 9 और 10 की किताबों में शामिल किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वे नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक अन्य गुट इसका विरोध कर रहा है। देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने अल्पसंख्यकों को घेर कर लाठियां बरसाई। इससे ढाका की सड़क पर खून ही खून नजर आया। टकराव तब शुरू हुआ जब दोनों गुटों के प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से लैस प्रदर्शनकारियों ने देखते ही देखते एक दूसरे पर हमला बोल दिया, सिर फोड़ डाले। स्टूडेंट्स फॉर सॉवरेनिटी की डिमांड है कि आदिवासी शब्द को किताबों से हटाया जाए, उसकी जगह जुलाई अपराइजिंग का इस्तेमाल किया जाए। जिन लोगों ने आदिवासी शब्द शामिल किया है, उन्हें दंडित किया जाए। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक जिन्हें युद्ध और सेना के बलिदान के लिए जाना जाता है, उन्हें हर कोई एक बार जरूर देखना चाहता है, जो अब संभव है। डोकलाम गलवान जाकर आप न केवल अपनी सेना की बहादुरी को करीब से महसूस कर सकते हैं, बल्कि वहां की खूबसूरती और इतिहास को जानने का मौका भी पा सकते हैं। हाल के दिनों में कुछ युद्ध स्थलों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, ताकि लोग सैनिकों के बलिदान को समझ सके और देशभक्ति को महसूस कर सकें। 77वें सेना दिवस के मौके पर इन स्थानों को ओपन करने का फैसला लिया गया है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये एक बेहद अच्छी खबर है। अगर आप मुझसे पूछिए तो इससे अच्छी पहल नहीं हो सकती थी। इससे 2-3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है, वहाँ टूरिज़्म बढ़ता है, तो वहाँ के लिए जो बॉर्डर एरियाज़ में काम लोगों के पास आता है। फिर आम लोगों में एक उनको अंदाज़ा लगता है
कि ये जो भारतीय सेना है ये कैसे कैसे दुर्गम स्थानों में रह करके देश की रक्षा कर रही है और वो देशभक्ति को भी एक तरीके से बढ़ावा देती है। साथ ही लोंगेवाला पोस्ट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का ऐतिहासिक स्थल है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने संध्या आरती में हिस्सा लिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। श्री यमुना महारानी की जय, पूछ श्री के लोटा की प्यारे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अल्पकाल में श्री जी के दर्शन पुनः कर बहुत आनंद आया और श्री जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है और सभी हिंदू सनातनियों को वहाँ स्नान करने जाना चाहिए, लेकिन रील के लिए नहीं। पर रील के लिए ना जाकर के रियल के लिए जाना चाहिए। लेने के चक्कर में ना घूमो, ऐसा कैरेक्टर ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। महाराष्ट्र में पुणे में आयोजित 77वीं सेना दिवस परेड इस बार काफी अलग और भव्य दिखाई दी। देखिए रिपोर्ट। परेड में पहली बार महिलाओं का अग्निवीर दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। दरअसल परेड में पहली बार महिला अग्निवीर टुकड़ी और महाराष्ट्र निदेशालय की एनसीसी गर्ल्स टुकड़ी ने भाग लिया, जो भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। कार्यक्रम में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। परेड में हिस्सा लेने वाले अग्निवीरों का कहना है कि अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करना एक सपना सच होने जैसा है और यहाँ आकर गर्व महसूस हो रहा है। इस बदलाव का हिस्सा बनना अद्भुत है। सर, हमारी भावनाएं बहुत, जैसे कि आप इन सब के चेहरों पे देख ही सकते हैं, बहुत हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बल्कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस परेड में हम शामिल हुए। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी कंटीजेंट है वो मेल कंटीजेंट है। एक हमारा कंटीजेंट था जिसमें लड़कियां थी और हमने उनकी बराबरी करके ये साबित किया कि लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती। अभी हमने एडीपी की आर्मी डे परेड की, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। हम एक तरफ से नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमें आर्मी डे परेड करने का मौका मिला है। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं मैक्सिको से आई इस खौफनाक तस्वीर के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं मैक्सिको से, जहां पर कुलियाकैन में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग से भरभरा कर गिरा प्लाजा का एक पूरा हिस्सा। भीषण आग के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। प्लाजा सिनेपोलिस में आग से भारी नुकसान की खबर है। धधकती आग के बाद उठा धुएं का गुबार। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मैक्सिको की, जहां पर किस तरह से मैक्सिको के कुलियाकैन में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग से भरभरा कर प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। भीषण आग के बाद लोगों में हड़कंप देखने को मिला। प्लाजा सिनेपोलिस में आग से भारी नुकसान की खबर है। धधकती आग के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग मैक्सिको के कुलियाकैन की है, जहां पर एक और वीडियो सामने आया है। आग लगने के बाद तबाह हो गई इमारत। आग की लपटों से कई लोग घायल हो गए। तो मैक्सिको के कुलियाकैन में जो आग लगी है उसका एक और वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस आग के बाद पूरी जो इमारत है वो कैसे तबाह हो गई। कई लोग इस अग्निकांड घायल हुए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है मैक्सिको के कुलियाकैन, जहां पर भीषण आग लग गई इमारत में। आग ने कैसे तांडव मचाया इससे पहले हमने आपको तस्वीर में दिखाया, और उसका एक और वीडियो है किस तरह से रेस्क्यू जारी है। कई लोग घायल हो गए। फायर फाइटर्स हैं जो हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ आपको नजर आ रही है। ये देखिए, बेहद ही विचलित कर देने वाली तस्वीर है। बच्चों को कैसे गोद में उठाकर लोग रेस्क्यू करके अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, सीरिया के बेलगोरोद में प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ है। कार चालक ने महिला प्रदर्शनकारी पर चढ़ाई है कार। हादसे में प्रदर्शनकारी घायल। पुलिस दल चालक को पकड़ने भागा। तो ये देखिए, तस्वीर आपके सामने सीरिया की है, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर हमला। कार चालक ने महिला प्रदर्शनकारी पर चढ़ाई है कार, और इसके बाद कैसे जो प्रदर्शनकारी है वो छत पर, जब टक्कर हुई इसके बाद वो छत पर उछल के गिर गई और फिर
बाद में वो कार से भी नीचे गिर जाती है। इस हादसे में प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। पुलिस दल चालक को पकड़ने के लिए इसके बाद पीछे भागा। ये देखिए आप। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील में चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। बैग चुराकर दौड़ रहे चोर को शख्स ने पकड़ा है। यह देखिए आप, ब्राजील की तस्वीरें हैं जहां पर बैग चुराकर चोर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच कैसे जो दूसरा शख्स है उसने उसे पकड़ा है। तो ये एक बार तस्वीर आपके सामने फिर से। ये बैग चुराकर भाग रहा था। सामने ये हरे रंग के टी शर्ट में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो उस चोर को पकड़ता है और फिर कैसे उसको दबोच लेता है। और बाद में बाकी और जो लोग वहां पर आसपास थे वो उस चोर को पकड़ के काबू में लाते हैं। ये देखिए आप, ये चोरी की घटना और इसके बाद कैसे चोर पर काबू पाया है राहगीरों ने, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया के लेवो टोबी में फटा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के इलाके में लावा बहता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में दहशत है क्योंकि ये लावा और धुआं आसपास के रिहायशी इलाके में एक बड़ा खतरा बना हुआ। इंडोनेशिया के लेवो टोबी में ज्वालामुखी फटा, काफी वक्त से सक्रिय था और ये जब फटा है तो उसके बाद कैसे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, राख और धुआं। और इसके अलावा जो लावा है बहता हुआ भी देखा गया है, जो कि आसपास के इलाके के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोग इसके बाद दहशत में हैं। तो इंडोनेशिया की तस्वीर आपके सामने है। बेहद ही भयावह ये हालात, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटा इसके बाद ये धूल धुआं का जो गुबार है वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। राख आसमान की तरफ उठती हुई नजर आ रही है इस धुएं के साथ, और साथ ही साथ लावा बहता हुआ भी देखा गया है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। छठी वीडियो ब्रेकिंग इथियोपिया से। इथियोपिया के एट्राले ज्वालामुखी एक्टिव हो गया। ज्वालामुखी से तेजी से बहता हुआ लावा नजर आया। बहते लावे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये लावा बहता हुआ नजर आया है। इथियोपिया से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वालामुखी के फटने के बाद से ये लावा बहता नजर आया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है और ज्वालामुखी से निकलती दिखी लावे की लपटें ये देखिए। हवाई के ज्वालामुखी के फटने के बाद से, उसके सक्रिय होने के बाद से यहां से लावा निकलने लगा। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के जंगल में आग लग गई। जंगल को भारी नुकसान हुआ है इस आग की वजह से और ये आग तेजी से फैलती जा रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है इस आग की वजह से, और आग चूंकि तेजी से फैल रही है तो आसपास लोगों में दहशत भी है इस आग को लेकर। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। हरिद्वार में घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। भीषण आग में कार जलकर खाक हो गई। पड़ोसी पर लगाया कार में आग लगाने का आरोप। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी में चलती कार में आग लग गई और कार में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई जान। हादसे के वक्त कार में मौजूद थे 2 से 3 लोग। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। टेक्सास से स्पेसएक्स का रॉकेट लॉन्च किया गया। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट लॉन्च के बाद मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए आप,
दरअसल टेक्सास से स्पेसएक्स का रॉकेट लॉन्च किया गया और स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया और इसके बाद जो इसका मलबा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में तूफान के बीच गिरते रहे ओले, सड़कों पर जम गई ओले की मोटी परत। ये देखिए आप क्वींसलैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस कदर यहां पर ओलावृष्टि हुई ऑस्ट्रेलिया में और तूफान भी आया कि चारों तरफ सफेद ओले बिछे हुए नजर आ रहे, मानो बर्फबारी हुई हो। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बर्फबारी की तस्वीर आप देखिए। घरों के बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के चलते आवाजाही ठप पड़ गई है। तो ये पुलवामा की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बर्फबारी, घरों के बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, पेड़ों पर बर्फ लदी हुई नजर आ रही है और बर्फबारी के चलते जहां पर हाईवे जाम है, सड़कें जाम हो गई हैं, जो बर्फ है उसकी वजह से सड़कें ढक गई हैं और उसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के शिकागो से जहां पर सुपरमार्केट में डॉगी का हंगामा। सुपरमार्केट की तस्वीर आप देखिए, सामान के बीच जाकर छिप गया डॉगी और ये देखिए फिर वहां पर जो लोग थे उन्हें कैसे मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए रैक्स के बीच में जाकर डॉगी छिप गया। सुपरमार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉगी ने जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया और ये देखिए फिर कैसे पूंछ खींचकर उसको बाहर निकाला गया। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील के बाल्नेरियो में बाढ़ से हालात खराब हुए हैं। रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव, डूबी गाड़ियां, घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। मदद का इंतजार किया जा रहा है। तो ये ब्राजील की तस्वीर आपके सामने। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में तूफान 1.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। एक शख्स की मौत की भी खबर है। सिडनी हवाई अड्डे पर कई उड़ानें भी इस तूफान की वजह से निलंबित करनी पड़ी। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील से। ब्राजील के सांता कैटरीना में बाढ़ जैसे हालात। 12 घंटों में 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यहां पर बाढ़ में फंसी गाड़ियां, ड्रोन वीडियो इसका सामने आया है। जबरदस्त बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड से। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी में मस्ती करते दिखे पर्यटक। बर्फबारी के बाद दिखा घना कोहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के रोबोटिक डॉग का वायरल वीडियो। 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने में सक्षम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में रात भर भीषण बमबारी। आईडीएफ के हमले में जलता दिखा गाजा। युद्ध विराम सहमति के बीच बमबारी।